7 फेरे, 7 वचन। लेकिन क्या हर वचन निभाया भी जाता है? जब एक लड़की ने शादी में भरोसा किया, जब उसने अपने पति को अपना सहारा माना और जब उसी सहारे ने सबसे पहले चुप रहना सीख लिया। दोस्तों नमस्कार, यह कहानी है नंदिनी की, जिसने रिश्ते बचाने के लिए खुद को खो दिया और फिर एक दिन समझा कि अगर औरत चुप रहे तो सबसे पहले उसका सम्मान मरता है। क्या पति अपना अधूरा वचन पूरा करेगा? क्या सास की जिद टूटेगी? और क्या 7 फेरे सच में पूरे हो पाएंगे? देखिए, 7 फेरे अधूरा वचन एक ऐसी कहानी जो हर शादीशुदा औरत के दिल से निकली है। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में रहने वाली नंदिनी को बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं बल्कि 2 घरों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए वह पढ़ी लिखी होने के बाद भी बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी। बस इतना चाहती थी कि घर में इज्जत और मन में चैन रहे। पिता छोटी सी स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, माँ सिलाई करके घर चलाती थीं। नंदिनी ने भी ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसी दौरान उसकी शादी का रिश्ता आया। लद्दाखे का नाम अजय था। अजय शहर के ही एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता था। उसकी माँ शारदा देवी की छवि बाहर बहुत ही धार्मिक और सीधी साधी थी, लेकिन मोहल्ले में सब जानते थे कि शारदा देवी के घर में नियम बहुत हैं और बहू के हिस्से में अक्सर चुप्पी आती है। फिर भी नंदिनी के पिता ने सोच लिया कि लड़का नौकरी वाला है, घर ठीक ठाक है, लड़की का भविष्य सुरक्षित रहेगा। शादी तय हुई। हल्दी मेहंदी से लेकर बारात तक सब कुछ साधारण तरीके से हुआ। पर उसी साधारण शादी में एक असाधारण बात हुई। फेरे के समय जब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, तब अजय ने बहुत धीमे स्वर में नंदिनी से कहा कि मैं तुम्हें कभी अपने घर में अकेला नहीं पड़ने दूंगा। अगर कभी मेरे घर वालों की वजह से तुम रोओगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, और अगर मेरे घर में किसी ने तुम्हारी इज्जत पर चोट की तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। नंदिनी के दिल में पहली बार लगा कि उसने सिर्फ पति नहीं, एक ढाल पाली है। 7 फेरे पूरे हुए, मगर उस वचन का एक हिस्सा जैसे हवा में रह गया, क्योंकि वचन बोलना आसान था, निभाना कठिन। विदाई के दिन नंदिनी ने मां के आंचल में सिर रखकर बस इतना कहा कि मां मैं संभाल लूंगी। मगर मां ने जाते जाते उसके कान में एक बात फुसफुसाई कि बेटी, ससुराल में सबसे बड़ी चीज तुम्हारी आवाज है, उसे पूरी तरह मत खो देना। नंदिनी मुस्कुराई। उसे लगा कि उसका पति उसकी आवाज बनने से पहले उसे बोलना सिखाएगा। पर उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में यही 7 फेरे उसके सामने रोज एक सवाल बनकर खड़े होंगे, और वह सवाल होगा अधूरा वचन। ससुराल पहुंचते ही पहले दिन सब ठीक रहा। शारदा देवी ने आरती उतारी, मिठाई खिलाई। पड़ोस की औरतों ने बहू को देखा, तारीफ की कि बहू पढ़ी लिखी है, संस्कारी लगती है। नंदिनी ने भी सबको नमस्ते करके अपने कमरे में कदम रखा। वह छोटा सा कमरा था। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक अलमारी और कोने में रखी साड़ी की पेटी। नंदिनी ने अपने हाथों से बिस्तर ठीक किया और मन ही मन सोचा कि अब यही मेरी दुनिया है। रात को अजय देर से आया, थका हुआ था। उसने बस इतना कहा कि ऑफिस में बहुत काम है। नंदिनी ने पानी दिया, खाना परोसा और उसकी थकान देखकर कोई शिकायत नहीं की। उसने सोचा नया घर है, नए रिश्ते हैं, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह शारदा देवी ने नंदिनी को रसोई में बुलाया और बिना ज्यादा भूमिका के कहा कि घर की चाबी अब तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन खर्च का हिसाब मेरे पास आएगा। और एक बात, हमारे घर में बहू बाहर की बातें अंदर नहीं लाती और अंदर की बातें बाहर नहीं जाती। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसे लगा यही तो घर का नियम होता है। फिर शारदा देवी ने चाय का कप उठाया और जैसे बातों के बीच में ही एक तीर छोड़ दिया कि शादी में तुम्हारे घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं किया। अजय तो कह रहा था कि काम से काम एक फ्रिज तो दे देते। नंदिनी का चेहरा सुन्न हो गया। उसने धीरे से कहा कि मां जी जितना बन पड़ा किया, पिताजी की हैसियत। शारदा देवी ने बात काट दी। हैसियत तो सब बताते हैं, पर बेटी ब्याहते वक्त सबको समझना चाहिए। फिर वह बाहर चली गई। नंदिनी के हाथ कांपने लगे।
उसे याद आया फेरे के समय अजय का वह वचन। उसने सोचा रात को अजय से बात करेगी, पर रात को अजय आया तो उसके फोन पर किसी की कॉल थी। वह मुस्कुरा रहा था। बात करके उसने बस कहा कि माँ का मूड मत खराब करना, उनकी बातें दिल पर मत लेना। नंदिनी ने हिम्मत करके कहा कि आज माँ जी ने दहेज वाली बात की। अजय का चेहरा बदल गया। उसने कहा, तुम भी छोटी छोटी बात पकड़ लेती हो, माँ वैसे ही बोल देती हैं, तुम सुनकर छोड़ दिया करो। नंदिनी ने धीरे से पूछा कि फेरे के समय जो वचन आपने कहा था। अजय ने रूखा सा कहा कि वचन वचन मत करो, जिंदगी में काम भी होता है, और बस करवट बदलकर सो गया। नंदिनी रात भर जागती रही। उसके कानों में वही शब्द घूमते रहे, माँ वैसे ही बोल देती हैं, और उसके दिल में वही वचन धड़कता रहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। दिन बीतने लगे। नंदिनी ने घर संभाला, समय पर खाना, साफ सफाई, पूजा सब किया, लेकिन शारदा देवी की नजरों में कमी हमेशा रहती। कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी मोटी, कभी सब्जी में तेल कम। ननद पूजा कॉलेज जाती थी। वह नंदिनी से मीठा बोलती, पर हर बात माँ तक पहुंचाती। ससुर हरीश जी चुप रहने वाले आदमी थे। सुबह अखबार, शाम को टीवी, बहू की तरफ वे बस औपचारिक सा आशीर्वाद देते। नंदिनी का सहारा सिर्फ अजय होना चाहिए था, पर अजय ऑफिस के नाम पर बाहर ज्यादा रहने लगा। घर आए तो फोन में डूबा रहे, और जब नंदिनी कुछ कहे तो वही बात, घर में शांति रखो, माँ को जवाब मत दो। धीरे धीरे नंदिनी समझ गई कि शांति का मतलब उसकी चुप्पी है। एक दिन शारदा देवी ने रिश्तेदारों के सामने कहा कि बहू पढ़ी लिखी तो है, पर घर की समझ कम है। नंदिनी के गाल जलने लगे। उसने नजर उठाकर अजय को देखा। वह वहीं बैठा था, मगर उसकी आंखें टीवी पर थीं। नंदिनी के भीतर कुछ टूट सा गया। उस दिन रात को उसने अजय से कहा कि आप एक बार मांझी को समझाइए, मैं इंसान हूं। अजय ने झुंझलाकर कहा कि समझाने से क्या होगा, घर तो ऐसे ही चलता है, तुम भी एडजस्ट कर लो। नंदिनी ने पूछा कि क्या शादी का मतलब सिर्फ एडजस्ट करना है। अजय ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं ऑफिस छोड़ दूं, माँ से लड़ जाऊं। नंदिनी ने बहुत धीमे से कहा कि मुझे बस आपका साथ चाहिए। अजय ने जवाब नहीं दिया, और उसी चुप्पी में नंदिनी ने महसूस किया कि 7 फेरों में जो वचन उसे ताकत दे रहा था, वह वचन अधूरा रह गया है। कुछ महीनों बाद नंदिनी को पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसने खुश होकर यह खबर अजय को दी। अजय ने औपचारिक खुशी दिखाई, पर शारदा देवी ने तुरंत कह दिया कि डॉक्टर के चक्कर में पैसे मत उड़ाना, हमारे जमाने में कोई जांच नहीं होती थी, बहू को बस घी दूध खिलाओ और काम में ढील मत देना। नंदिनी का शरीर कमजोर होने लगा, पर घर का काम नहीं रुका। उल्टी होती तो भी रसोई में खड़ी रहती। पूजा ताना मारती कि आजकल की लड़कियां प्रेगनेंसी को बीमारी बना देती हैं। एक रात नंदिनी की तबीयत बहुत बिगड़ी। उसे चक्कर आया और वह रसोई के पास गिरते गिरते बची। उसने अजय को फोन किया। अजय उसी समय बाहर था। उसने कहा, मैं अभी आता हूं, लेकिन वह देर से आया, और जब आया तो शारदा देवी ने उल्टा नंदिनी को डांटा कि इतनी सी बात में हंगामा क्यों, पड़ोसी क्या कहेंगे। नंदिनी ने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि माँ जी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। शारदा देवी ने तिरछी नजर से देखा और कहा कि बहू अब पलटकर बोलने लगी है, देखो अजय, तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर को नचाएगी। अजय ने नंदिनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर था, और तब भी अजय ने बस यही कहा कि चलो कल दिखा देंगे, अभी सो जाओ। नंदिनी वहीं बैठी रह गई। कल, हमेशा कल। और उसी रात नंदिनी ने अपने भीतर एक निर्णय की परछाई महसूस की। अगर उसका पति उसके लिए नहीं बोलेगा तो उसे खुद बोलना होगा, पर बोलने की कीमत क्या होगी यह उसे नहीं पता था। अगली सुबह नंदिनी ने खुद ऑटो किया और पास के सरकारी अस्पताल चली गई। माँ ने बचपन में कहा था कि जरूरत के समय खुद कदम उठाने पड़ते हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी, कहा कि कमजोरी ज्यादा है, आराम जरूरी है और काम कम करना होगा। नंदिनी ने डॉक्टर की पर्ची हाथ में ली और मन में सोचा कि अब घर में यह पर्ची ही उसकी ढाल बनेगी। लेकिन घर पहुंचते ही शारदा देवी ने पर्ची देखकर ऐसा चेहरा बनाया जैसे बहू कोई चाल चल रही हो। उन्होंने कहा,
सरकारी अस्पताल में तो बस डराते हैं ताकि मरीज बार बार आए। और फिर उन्होंने पूजा को इशारे से कहा कि देखो, बहू को आराम चाहिए, मतलब अब काम तुम करो। पूजा भड़क गई। उसने कहा, मेरे एग्जाम है, मैं नहीं कर सकती। शारदा देवी ने तुरंत फैसला सुनाया कि घर के काम में कोई कमी नहीं होगी। बहू को गर्भ है तो भी घर का नियम नहीं बदलता। नंदिनी ने पहली बार ठंडी मगर साफ आवाज में कहा कि मां जी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे भारी काम नहीं करना। शारदा देवी का स्वर तेज हो गया। अब बहू हमारे घर में डॉक्टर का हुक्म चलाएगी। अजय ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वह यह सब सुन रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आज वह जरूर बोलेगा, आज वह अपना वचन पूरा करेगा। लेकिन अजय ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि मुझे लेट हो रहा है, तुम लोग आपस में देख लो। और वह निकल गया। नंदिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सामने से जमीन खींच ली हो। उस दिन नंदिनी बहुत देर तक चुप रही। वह चुप्पी में रोई नहीं, बस सोचती रही। उसने अपने मायके फोन नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि पिता सुनकर टूट जाएंगे और मां कहेगी कि बेटी सह लो, लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। शाम को पड़ोस की आंटी सुधा आई। उन्होंने नंदिनी का चेहरा देखा और समझ गई। धीरे से कहा कि बेटी, प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना, घर वालों से लड़ाई मत करना, मगर अपने लिए खड़ी भी होना। नंदिनी ने पहली बार किसी बाहरी इंसान के सामने अपने दिल की बात कही कि मैंने अपने पति पर भरोसा किया था, उसने वचन दिया था। सुधा आंटी ने लंबी सांस ली। बोली, वचन शादी में बहुत बोले जाते हैं, निभते वही हैं जो दिल से रिश्ते मानते हैं। नंदिनी की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला और कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए कमजोर नहीं पड़ सकती। कुछ दिन बाद अजय की ऑफिस पार्टी का कार्यक्रम आया। शारदा देवी ने कहा कि बहू, मेरे लिए नई साड़ी निकाल, मुझे वहां जाना है। नंदिनी ने कहा, मां जी, मेरे पास नई साड़ी तो नहीं है। शारदा देवी ने ताना मारा कि मायके से कुछ नहीं लाई, तेरे पास एक नई साड़ी नहीं है। और फिर उन्होंने अजय से कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी कितनी कंजूस है। अजय ने बिना सोचे कहा कि मां, कल बाजार चलेंगे, वहीं ले लेना। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा कि अजय, पहले मेरी दवाइयों के पैसे। अजय चिढ़ गया। हर बात में पैसे, तुम्हें पता है घर चलाना कितना मुश्किल है। नंदिनी ने पहली बार तेज सांस लेते हुए कहा कि मुश्किल तो मुझे हो रही है, पर आप समझ नहीं रहे। अजय ने गुस्से में कहा कि तुम बस शिकायत करती हो, और उसी गुस्से में उसने वह बात कह दी जिसने नंदिनी के अंदर की आखिरी उम्मीद भी हिला दी। उसने कहा, तुमने मुझे फेरे के समय जो सुनना था सुन लिया, अब रोज रोज वही मत दोहराओ। नंदिनी कुछ देर उसे देखती रही, फिर बस इतना बोली कि ठीक है, अब मैं भी अपने लिए वही करूंगी जो जरूरी है। अजय ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा बहू के नखरे हैं, कल शांत हो जाएगी। पर नंदिनी शांत नहीं हुई। अगले दिन सुबह वह अपने पिता के घर चली गई, बिना किसी ड्रामे के। बस एक बैग में अपने कपड़े, मेडिकल कागज और अपना आधार कार्ड रखकर शारदा देवी चिल्लाई कि यह क्या तमाशा है। नंदिनी ने पहली बार साफ कहा कि मां जी, तमाशा तब होता है जब घर में इंसान की इज्जत उतरती है। मैं अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं अभी मायके जा रही हूं। अजय उस समय ऑफिस के लिए निकल रहा था। उसने गुस्से में कहा कि अभी तुम बाहर गई तो लोग के ना क्या कहेंगे। नंदिनी ने बहुत शांत होकर कहा कि लोग तो वैसे भी कह रहे हैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अजय ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा कि आपने 7 फेरों में जो वचन दिया था वह अधूरा रह गया। अब मैं अपने बच्चे के लिए अपना वचन पूरा कर रही हूं। मैं खुद के साथ खड़ी रहूंगी। अजय के हाथ ढीले पड़ गए। नंदिनी चली गई। मायके में मां ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का गिलास लाकर दिया। नंदिनी ने पहली बार अपने पिता के सामने अपनी कहानी रखी। पिता की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हें वापस नहीं भेजेंगे जब तक तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। उसी रात अजय का फोन आया। वह बोला कि तुमने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। नंदिनी ने कहा कि इज्जत तब मिट्टी में मिली थी जब आपके घर में मुझे रोज चोट दी गई और आपने देखा भी और चुप रहे। अजय ने कहा कि मैं क्या कर सकता था। मां है मेरी।
नंदिनी ने कहा कि पति भी आप ही हैं, और उसी के बाद उसने फोन काट दिया। पहली बार उसने अपने पति की आवाज के सामने अपनी आवाज को बड़ा महसूस किया। कुछ हफ्ते बीते, नंदिनी की तबीयत थोड़ी संभली। माँ उसकी देखभाल करती, पिता दवाइयों का इंतजाम करते, पड़ोस की औरतें पूछती कि बेटी मायके क्यों आई है। माँ बहाना बना देती कि डॉक्टर ने आराम कहा है, लेकिन मोहल्ले में बातें फैलती हैं। एक दिन शारदा देवी खुद मायके आ गईं। उनके साथ पूजा भी थी। वे दरवाजे पर खड़ी होकर बोली कि बहू को लेने आए हैं। पिता ने विनम्र लेकिन सख्त स्वर में कहा कि बहू कोई सामान नहीं जो लेने आए हैं, उसे सम्मान चाहिए। शारदा देवी ने कहा, सम्मान तो हमने दिया, यह बहू ही जिद्दी है। नंदिनी अंदर से निकली। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, मगर आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, माँ जी, मैं वापस तभी जाऊंगी जब मेरे लिए कुछ बातें तय होंगी। शारदा देवी हंस पड़ी। बहू अब शर्तें रखेगी। नंदिनी ने कहा, शर्त नहीं, अधिकार। मेरा इलाज समय पर होगा, घर के काम में मेरी हालत का ध्यान रखा जाएगा, और सबसे जरूरी, मेरे सम्मान पर कोई ताना नहीं। पूजा ने चुटकी ली कि अब तो बहू पढ़ाई दिखाएगी। नंदिनी ने सीधे कहा, पढ़ाई नहीं, इंसानियत। शारदा देवी तमतमा गई और बोली कि अजय को हमने ही बनाया है, वह हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, तो फिर मेरा लौटना भी जरूरी नहीं, और वह भीतर चली गई। उस दिन पहली बार अजय का दिल हिल गया, क्योंकि उसकी माँ मायके से खाली हाथ लौट आई। घर में शारदा देवी ने आग लगा दी कि बहू ने हमें बेइज्जत किया। अजय ने चुपचाप खाना खाया। उसे पहली एहसास एहसास हुआ कि वह किस चुप्पी की कीमत चुका रहा है। उसने सुधा आंटी से बात की। सुधा आंटी ने साफ कहा कि अगर बहू गलत होती तो मायके में छिपती, पर वह तो अपने बच्चे की सुरक्षा मांग रही है। अजय रात भर सो नहीं पाया। उसे याद आया फेरे वाला वचन, और उसे यह भी याद आया कि उसने कितनी बार नंदिनी की तरफ देखकर नजरें फेर ली थीं। इसी बीच नंदिनी की प्रेगनेंसी में एक दिक्कत आई। डॉक्टर ने कहा कि उसे नियमित जांच चाहिए और खून की कमी दूर करनी होगी। नंदिनी ने पिता से कहा कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। पर पिता ने पहली बार कठोर शब्द बोले, बेटी, घर का बोझ तुमने बहुत उठाया, अब हम उठाएंगे। नंदिनी रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसने वर्षों बाद किसी मजबूत कंधे का सहारा पाया हो। उसी दिन अजय अस्पताल पहुंच गया। उसके हाथ में फल और दवाइयों का पैकेट था। नंदिनी ने उसे देखा, नजरें नहीं झुकाईं। अजय ने धीमे स्वर में कहा कि मुझे माफ कर दो। नंदिनी ने कहा, माफी आसान शब्द है, भरोसा टूटे तो जोड़ना मुश्किल। अजय ने कहा, मैं सच में बदलना चाहता हूं। नंदिनी ने पूछा, बदलना है तो पहले अपने घर में सच बोलो, मेरे सामने नहीं, अपने सामने। अजय के चेहरे पर पछतावा था। उसने कहा, मैं मां से बात करूंगा। नंदिनी ने कहा, बात नहीं, फैसला, क्योंकि अब मेरे बच्चे की बात है। अजय ने सिर हिलाया, और पहली बार नंदिनी ने उसकी आंखों में वही डर देखा जो वह खुद महीनों से छिपाए घूम रही थी। डर कि कहीं सब हाथ से न निकल जाए। घर लौटकर अजय ने मां से कहा कि नंदिनी वापस आएगी तो उसके इलाज और आराम का ध्यान रखना होगा। शारदा देवी भड़क गई, अब तू भी बहू के सामने झुक जाएगा। अजय ने पहली बार आवाज ऊंची की, झुकना नहीं है, सही करना है। आपने जो ताने मारे, जो बातें कही, वह गलत था। शारदा देवी ने कहा, तो क्या मैं माफी मांगू? अजय ने कहा, हां, क्योंकि बहू इंसान है और मेरा बच्चा भी उसी के पेट में है। शारदा देवी सन्न रह गईं। पूजा ने बीच में कहा, भैया, मां की इज्जत। अजय ने कहा, इज्जत गलत पर नहीं, इंसाफ पर टिकती है। उस रात घर में पहली बार कोई टीवी नहीं चला, कोई हंसी नहीं हुई, बस एक भारी चुप्पी थी। लेकिन यह वही चुप्पी नहीं थी जिसमें नंदिनी अकेली पड़ती थी। यह वह चुप्पी थी जिसमें अजय ने पहली बार अपने भीतर का डर और गलती दोनों देखे। अगले दिन अजय नंदिनी के मायके गया, अकेला। उसने पिता के पैरों को छुआ और कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने नहीं, उसे सम्मान देने आया हूं। पिता ने कहा, सम्मान शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। अजय ने कहा, मैं तैयार हूं, आप जो कहेंगे वही होगा।
नंदिनी ने अजय को देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि आदमी जब सच में टूटता है तब अहंकार नहीं बचता। उसने कहा, मैं वापस आऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, 7 फेरे सिर्फ शादी की रस्म नहीं, रोज का वचन है। अगर फिर से वह वचन अधूरा रहा तो मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी। अजय ने कहा, नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, और इस बार यह सिर्फ शब्द नहीं होंगे। नंदिनी ने एक सांस ली। उसके भीतर डर भी था और उम्मीद भी, क्योंकि टीवी सीरियल जैसी जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट होता है। और नंदिनी जानती थी कि असली परीक्षा अब भी बाकी है, क्योंकि घर लौटते ही शारदा देवी क्या सच में बदलेंगी या बस दिखावा करेंगी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अजय का वचन इस बार पूरा होगा या फिर वही 7 फेरे एक बार फिर अधूरा वचन बन जाएंगे। नंदिनी की ससुराल वापसी किसी जीत के जश्न जैसी नहीं थी, बल्कि एक सधे हुए कदम जैसी थी, जैसे कोई इंसान फिसलन भरे रास्ते पर बहुत संभल कर चल रहा हो। दरवाजे पर शारदा देवी ने आरती की थाली तो पकड़ रखी थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सख्ती थी। फर्क बस इतना था कि इस बार अजय नंदिनी के साथ खड़ा था। नंदिनी ने घर में कदम रखा तो उसे वही रसोई दिखी, वही दीवारें, वही पुराना कैलेंडर, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। अब वह डरी हुई बहू नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझने वाली मां बनने वाली स्त्री थी। पहले ही दिन अजय ने साफ कह दिया कि डॉक्टर ने जो कहा है वही होगा। नंदिनी भारी काम नहीं करेगी, दवाइयां समय पर होंगी। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुप्पी में उसकी नाराजगी साफ थी। पूजा ने ताना मारने की कोशिश की कि अब भाभी आराम करेंगी तो घर कौन संभालेगा। अजय ने पहली बार उसी पल जवाब दिया कि घर सबका है, सिर्फ बहू का नहीं। पूजा चुप हो गई। नंदिनी ने मन ही मन महसूस किया कि यह वही अजय है जिसे वह फेरे के समय पहचानती थी। लेकिन अब सवाल यह था कि यह साथ कितने दिन टिकेगा। दिन बीतने लगे। बाहर से देखने वालों को लगने लगा कि घर में सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर शारदा देवी का मन खदबदाता रहता। उसे लगता कि बहू ने बेटे को उससे छीन लिया है। वह पूजा से अक्सर कहती कि देखो, एक लड़की ने आते ही घर का सिस्टम बदल दिया। पूजा भी आग में घी डालती, पर अजय अब हर बात सुनकर चुप नहीं रहता था। वह मां से सम्मान से बात करता, लेकिन गलत पर रोक भी लगाता। यह बदलाव शारदा देवी को सबसे ज्यादा चुभता था। एक दिन उन्होंने बीमार होने का नाटक किया ताकि अजय फिर से उनकी तरफ झुक जाए, लेकिन नंदिनी ने उसी दिन डॉक्टर को बुलाया, दवा दिलवाई और कहा कि मां जी, आपकी सेहत भी जरूरी है, आप आराम कीजिए। शारदा देवी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि पहली बार बहू ने सेवा में भी कोई अहंकार नहीं दिखाया, बस जिम्मेदारी दिखाई। इसी बीच नंदिनी के मायके से खबर आई कि पिता की दुकान में घाटा चल रहा है। नंदिनी बेचैन हो उठी। उसने अजय से कहा कि मैं कुछ पैसे भेजना चाहती हूं। अजय ने बिना देर किए कहा, जरूर, वह तुम्हारे माँ बाप हैं। शारदा देवी ने सुन लिया और ताना मार दिया कि ससुराल का पैसा मायके जाएगा। अजय ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा कि यह पैसा मेरी पत्नी की मेहनत और जरूरत का है, इसमें गलत क्या है। शारदा देवी पहली बार चुप रही, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब बेटे को पुराने तरीके से डराया नहीं जा सकता। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे 7 फेरों का एक वचन थोड़ा सा पूरा हुआ है। डिलीवरी का समय नजदीक आने लगा। घर में तैयारी होने लगी। शारदा देवी बाहर वालों के सामने अब बहू की तारीफ करने लगी, लेकिन अंदर से उनका मन पूरी तरह नहीं बदला था। नंदिनी सब समझती थी, पर अब वह हर बात को दिल पर नहीं लेती थी। उसने खुद से एक वचन लिया था कि अपने बच्चे को वह वही संस्कार देगी जो उसे मजबूत बनाए, न कि डरपोक। एक रात नंदिनी को तेज दर्द उठा। अजय घबरा गया, तुरंत अस्पताल ले गया। शारदा देवी और हरीश जी भी साथ आए। अस्पताल की सफेद रोशनी में सबके चेहरे साफ दिख रहे थे, डर, चिंता और उम्मीद। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सुरक्षित है, थोड़ी देर में डिलीवरी होगी। अजय बाहर बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने हर मोड़ पर देर की,
चुप्पी ओढ़ी, और आज अगर कुछ गलत हो जाए तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद नर्स ने बाहर आकर कहा कि बधाई हो, बेटी हुई है। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। शारदा देवी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। नंदिनी ने जब बच्ची को गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसकी सारी पीड़ा, सारे अपमान, सारे अधूरे वचन एक छोटे से जीवन में बदल गए हैं। उसने बच्ची के माथे को चूमा और मन ही मन कहा कि मैं तुम्हारे लिए कभी चुप नहीं रहूंगी। घर लौटने के बाद बेटी के आने से माहौल बदला जरूर, लेकिन पूरी तरह नहीं। शारदा देवी बाहर से खुश दिखती, पर अंदर कहीं यह कसक थी कि पोता नहीं हुआ। पूजा ने एक दिन कह ही दिया कि काश बेटा होता तो वंश चलता। नंदिनी ने पहली बार खुद जवाब नहीं दिया, अजय ने दिया। उसने कहा वंश इंसानियत से चलता है, जेंडर से नहीं। पूजा सन्न रह गई। शारदा देवी ने गुस्से में कहा कि अब तू मुझे भी सिखाएगा। अजय ने कहा नहीं मां, अब मैं वही कर रहा हूं जो सही है। उस दिन शारदा देवी बहुत देर तक अकेली बैठी रही। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि बेटे का बदलना बहू की साजिश नहीं, बल्कि उनकी अपनी सख्ती का नतीजा है। कुछ दिन बाद नंदिनी की मां बच्ची को देखने आई। शारदा देवी ने औपचारिकता निभाई, लेकिन बातचीत में दूरी साफ थी। उसी दौरान मोहल्ले की एक औरत ने मजाक में कह दिया कि आजकल की बहुएं बेटा नहीं पैदा कर पाती। नंदिनी कुछ कहती उससे पहले शारदा देवी ने उस औरत को टोक दिया और कहा, जमाना बदल गया है, बेटी भी लक्ष्मी होती है। सब चुप हो गए। नंदिनी ने चौंक कर सास की तरफ देखा। यह छोटा सा वाक्य उसके लिए बहुत बड़ा था। शायद यह शारदा देवी के भीतर शुरू हुए बदलाव की पहली आवाज थी। समय के साथ नंदिनी ने बच्ची के साथ साथ खुद को भी संभाला। उसने घर बैठे ऑनलाइन काम शुरू किया, थोड़ा बहुत कमा भी लिया। इससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। अजय अब घर के काम में हाथ बंटाने लगा, बच्ची को गोद में लेकर रात को टहलाता। यह सब देखकर शारदा देवी का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन उन्होंने खुद नंदिनी से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लगा था कि बहू दबाकर रखने से घर चलता है, पर अब समझ आ रहा है कि घर सम्मान से चलता है। नंदिनी की आंखें भर आईं। उसने सास के पैर छुए। शारदा देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। यह गले लगाना असिदक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि बहुत देर से रुकी हुई स्वीकारोक्ति थी। एक शाम अजय और नंदिनी छत पर बैठे थे। नीचे बच्ची सो रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। नंदिनी ने अजय से कहा, आपको याद है फेरे के समय आपने क्या कहा था? अजय ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, और यह भी याद है कि मैंने उसे अधूरा छोड़ दिया था। नंदिनी ने कहा, आज वह वचन पूरा लग रहा है क्योंकि आप मेरे साथ खड़े हैं। अजय ने कहा, नहीं, आज भी यह वचन रोज पूरा करना पड़ता है। शादी एक दिन की रस्म नहीं, हर दिन की जिम्मेदारी है। नंदिनी मुस्कुराई। उसे लगा जैसे 7 फेरे अब सच में पूरे हुए हों। इस कहानी का अंत किसी परिकथा जैसा नहीं था, क्योंकि असल जिंदगी में लोग पूरी तरह नहीं बदलते। रिश्तों में खटास कभी कभी लौट आती है, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब नंदिनी चुप नहीं रहती थी, अजय भागता नहीं था, और शारदा देवी समझने की कोशिश करती थी। 7 फेरे अब सिर्फ शादी की तस्वीर नहीं थे, बल्कि रोज का वचन थे, जो कभी टूटते, कभी जुड़ते, लेकिन अधूरे नहीं छोड़े जाते। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी कि शादी में सबसे जरूरी रस्म साथ खड़े रहने की होती है, वरना 7 फेरे भी अधूरा वचन बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, 7 फेरे अधूरा वचन। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियां हर रोज सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी विद निकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई, दिलचस्प और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए कहानी विद निकी। धन्यवाद।